दोस्तों, जो एक्शन यूरोप या एशियाई देश लेने से डरते हैं, अब वही एक्शन डेनमार्क सरकार लेने की तैयारी कर रही है, कुछ चाइना जैसा। दरअसल यूरोप के देश डेनमार्क में एक बार फिर अजान को लेकर बहस शुरू हो गई। डेनमार्क सरकार पूरे देश में मस्जिदों से लाउड स्पीकर के जरिए दी जाने वाली अजान पर रोक लगाने की तैयारी कर रही है। सरकार का कहना है कि सार्वजनिक जगहों पर लाउड स्पीकर से अजान प्रसारित नहीं की जानी चाहिए। डेनमार्क के आव्रजन और एकीकरण मंत्री मॉर्टेन ने कहा है कि अजान की आवाज डेनमार्क की पहचान का हिस्सा नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि देश के लोगों को ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए कि वह किसी दूसरे देश के माहौल में पहुंच गए हैं। सरकार ने संसद में एक प्रस्ताव रखा है जिसमें सार्वजनिक स्थानों पर लाउड स्पीकर से की जाने वाली प्रार्थना या अजान पर देश भर में प्रतिबंध लगाने की बात कही गई है। हालांकि सरकार पहले ये जांच करेगी कि ऐसा कानून डेनमार्क के संविधान और वहां के धार्मिक स्वतंत्रता के नियमों के अनुसार है या नहीं। ये पहली बार नहीं है जब डेनमार्क में ऐसा प्रस्ताव आया है। इससे पहले साल 2020 और 2025 में भी अजान पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश की गई थी, लेकिन संसद में उसे मंजूरी नहीं मिल सकी थी। वहीं राजधानी कोपेनहेगन में पहले से ही सख्त शोर नियम लागू है, जिसकी वजह से वहां मस्जिदों में लाउड स्पीकर से अजान नहीं दी जा सकती। दरअसल डेनमार्क पिछले कुछ वर्षों से आव्रजन और धार्मिक मामलों को लेकर काफी सख्त नीतियां अपना रहा है। इसी साल सरकार ने सार्वजनिक जगहों पर चेहरे को पूरा तरह ढकने वाले इस्लामिक पर्दे पर भी प्रतिबंध लगाया था, यानी कि बुर्का पर। इसके अलावा कई स्कूलों और कॉलेजों से प्रार्थना कक्ष हटाने के निर्देश भी दिए गए थे। इस प्रस्ताव को लेकर लोगों की राय बटी हुई है। कुछ लोग इसे देश की संस्कृति और सामाजिक एकता के लिए जरूरी बता रहे हैं, जबकि आलोचकों का कहना है कि इससे धार्मिक स्वतंत्रता प्रभावित हो सकती है और ये एक खास समुदाय को निशाना बनाने जैसा है। अब सभी की नजर डेनमार्क की संसद पर है। देखना होगा कि यह प्रस्ताव कानून बना पाता है या नहीं। दरअसल पिछले एक दशक में यूरोप के कई देशों में बड़े पैमाने पर प्रवास हुआ है। खासकर 2015 के शरणार्थी संकट के बाद लाखों लोग मध्य पूर्व अफ्रीका और एशिया से यूरोप पहुंचे। इसके बाद कई देशों में प्रवास, धार्मिक पहचान और सांस्कृतिक बदलाव को लेकर बहस तेज हो गई। डेनमार्क भी उन्हीं देशों में शामिल है जिसने पिछले कुछ वर्षों में बेहद सख्त आव्रजन नीतियां अपनाई है। ब्रिटेन में भी पिछले कुछ वर्षों से ग्रूमिंग गैंग मामलों को लेकर काफी चर्चा हुई है। इन मामलों में कुछ अपराधी गिरोह पर नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण के आरोप लगे थे। इन घटनाओं के बाद देश में यह बहस शुरू हुई कि क्या प्रशासन ने राजनीतिक और सामाजिक कारणों से इस समस्या को समय रहते गंभीरता से नहीं लिया। वहीं फ्रांस लंबे समय से धर्मनिरपेक्षता यानी सेकुलरिज्म की नीतियों का पालन करता रहा है। इसी कारण फ्रांस ने स्कूलों में धार्मिक प्रतीकों पर कई तरह की पाबंदियां लगाई है। फ्रांस सरकार का कहना है कि सार्वजनिक संस्थानों को धार्मिक प्रभाव से अलग रखना जरूरी है। दूसरी ओर आलोचकों का कहना है कि इन नियमों से धार्मिक स्वतंत्रता प्रभावित हो सकती है। डेनमार्क, फ्रांस और कुछ अन्य यूरोपीय देशों का मानना है कि नए प्रवासियों को स्थानीय संस्कृति और मूल्यों के साथ बेहतर तरीके से जुड़ना चाहिए। वहीं मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि सुरक्षा और एकीकरण के नाम पर किसी खास धर्म या समुदाय को निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए। पिछले कुछ दशकों में यूरोप में मुस्लिम आबादी लगातार बढ़ी है। फ्रांस में मुस्लिम आबादी का अनुमान लगभग 60 से 70 लाख के बीच है, जो देश की कुल आबादी का करीब 10% मानी जाती है। वहीं ब्रिटेन में हालिया जनगणना के अनुसार मुस्लिम आबादी लगभग 39 लाख है, जो कुल आबादी का करीब 6.5% है। कई शहरों और इलाकों में ये प्रतिशत राष्ट्रीय औसत से भी काफी ज्यादा है। बहरहाल क्या भारत को भी डेनमार्क जैसे एक्शन लेने चाहिए या नहीं, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की तरफ, जो कि डिफेंस से जुड़ी हुई है। दरअसल भारत लगातार अपनी सैन्य ताकत को मजबूत कर रहा है। इसी कड़ी में डीआरडीओ ने एक नई लंबी दूरी की एंटी शिप मिसाइल यानी LRASHM पर काम तेज कर दिया है। अमेरिकी रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यह मिसाइल भविष्य में चीन के एयरक्राफ्ट कैरियर्स के लिए बड़ी चुनौती बन सकती है। रिपोर्ट्स के अनुसार यह मिसाइल हाइपरसोनिक होगी, यानी इसकी रफ्तार आवाज की गति से 10 गुना तक ज्यादा हो सकती है। इसकी मारक क्षमता भी 1500 किलोमीटर से ज्यादा बताई जा रही है। इतनी तेज रफ्तार और लंबी दूरी की वजह से दुश्मन के लिए इसे रोकना बेहद मुश्किल होगा। इस मिसाइल की सबसे खास बात यह है कि ये उड़ान के दौरान अपना रास्ता बदल सकती है। आम मिसाइलों की तरह ये सीधे नहीं उड़ती, बल्कि बार बार दिशा बदल सकती है।
यही वजह है कि दुश्मन के रडार और एयर डिफेंस सिस्टम के लिए इसे ट्रैक करना और नष्ट करना काफी कठिन हो जाता है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर ये मिसाइल पूरी तरह से सेना में शामिल हो जाती है तो ये चीन के लियाओनिंग, शेंडोंग और फुजियान जैसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स के लिए गंभीर खतरा बन सकती है। चीन पिछले कुछ वर्षों से हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी नौसैनिक मौजूदगी लगातार बढ़ा रहा है। ऐसे में भारत की ये मिसाइल चीन के लिए एक मजबूत संदेश मानी जा रही है। अमेरिकी विश्लेषकों का कहना है कि हाइपरसोनिक मिसाइलें भविष्य के युद्ध का चेहरा बदल सकती है, क्योंकि इतनी तेज गति से आने वाली मिसाइल के खिलाफ प्रतिक्रिया देने के लिए दुश्मन के पास बहुत कम समय बचता है। हालांकि इस मिसाइल को अभी पूरी तरह से ऑपरेशनल होने में कुछ समय लगेगा। इसकी सटीकता, लक्ष्य की पहचान और दूसरे सिस्टम के साथ तालमेल जैसी चुनौतियों पर अभी काम चल रहा है, लेकिन लगातार सफल परीक्षण ये दिखाते हैं कि भारत हाइपरसोनिक तकनीक में तेजी से आगे बढ़ रहा है। अगर ये मिसाइल सफलतापूर्वक सेना में शामिल हो जाती है तो ये ब्रह्मोस, राफेल और सुखोई 30 MKI जैसे हथियारों के साथ मिलकर भारत की समुद्री सुरक्षा को और मजबूत करेगी। बहरहाल दोस्तों, इन दोनों खबरों पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। डेली ऐसी ही वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।